देखिए, फॉर एनी सोलेनॉइड, अभी जैसा मैंने बताया, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज म्यू नॉट बाय आर स्क्वायर एल इंटू एन स्क्वायर. Here this mu naught is magnetic permeability of vacuum. This is magnetic permeability of vacuum. It means to what extent vacuum allow magnetic lines of force to pass through it. Magnetic permeability is to what extent vacuum permits magnetic lines of force to pass through it. That is called magnetic permeability of vacuum. Now, यदि इस सोलेनॉइड के बीच में वैक्यूम या एयर रखने के बजाय यदि हम कोई सॉफ्ट आयन रॉड इंसर्ट कर देते, दिस इज सॉफ्ट आयन रॉड. अब आप अच्छी तरह से जानते हैं, वैक्यूम के मुकाबले सॉफ्ट आयन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ज्यादा परमिट करती है. द परमिएबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयन इज मच मोर एज कंपेयर टू वैक्यूम. क्योंकि आपने सॉफ्ट आयन रख दिया है, तो इस सॉफ्ट आयन के थ्रू ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो सकते हैं. हम कहते हैं म्यू आर इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी relative magnetic permeability of medium. Mu R is relative magnetic permeability of medium. Mu naught into mu R would be called magnetic permeability of medium. Absolute magnetic permeability of medium. जो भी मीडियम आपने इस सोलेनॉइड के अंदर रखा है, इस केस में हम कहते हैं, यदि आपने सोलेनॉइड के अंदर या इंडक्टर के अंदर कोई मीडियम इंसर्ट कर दिया है, देन इट्स गिवन बाय म्यू नॉट म्यू आर इंटू पाई R square L into N square. This would be the new expression. इस म्यू नॉट की जगह हम म्यू नॉट म्यू आर रख देते. यदि वहां पर वैक्यूम होने के बजाय कोई दूसरा मीडियम होता, तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस would be expressed in this manner. Mu naught mu R. This is absolute permeability of, absolute magnetic permeability of medium. Pi R square L is the volume of the solenoid, and N square is the number of turns per unit length. देखिए, दिस इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी,
This is magnetic permeability. This is volume, and this is number of turns per unit length. Now, I'll explain you the behavior of such a solenoid in the medium. इस तरह का solenoid, इस तरह का inductor coil. What is the behavior in the circuit? First of all, such a inductor coil in the circuit is denoted in this manner. This is the notation of inductor coil in the circuit. This is notation of inductor coil in the circuit. Now, in order to compare the situation, first of all, I will draw the behavior of purely resistive circuit. Situation को कंपेयर करने के लिए मैं एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट और उसके बिहेवियर को समझाऊंगा और फिर मैं समझाऊंगा कि एक इंडक्टिव सर्किट का कैसे बिहेवियर होता है, मतलब एक सर्किट जिसमें इंडक्टर हो उसका कैसा बिहेवियर होता है। सबसे पहले प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। This is a resistor R connected with a battery with an emitter and a key. With voltmeter placed in parallel with resistance R. One of the most simple circuit, purely resistive, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करने के लिए वोल्टमीटर है। इधर एक बैटरी है जिसका कि ईएमएफ ई है। इस सर्किट के अंदर करंट को नोट करने के लिए एमीटर है और यह एक की है। अब इस सर्किट के बिहेवियर को समझने के लिए आई प्लॉट अ ग्राफ। इस जगह पर मैं टाइम वर्सेस वोल्टमीटर रीडिंग प्लॉट करता हूं और इस जगह पर मैं टाइम वर्सेस करंट प्लॉट करता हूं। अब मैं कहता हूं दिस की इज क्लोज्ड एट टाइम टी नॉट। Key K is closed at instant T naught. T naught instant पर की को क्लोज करा जाता है। क्या होगा जरा देखें। वोल्ट मीटर रीडिंग इस तरह से
T naught टाइम पर वोल्टमीटर रीडिंग इस तरह से बढ़ जाएगी. दिस वुड बी वोल्टमीटर रीडिंग and its variation at T naught time. It would start reading EMF T equal to 0. यह एक स्टेप चेंज होगा और इसी तरह से करंट में चेंज सिंगल स्टेप में बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा. टी नॉट टाइम पर 0 टाइम तक तो करंट 0 दिखेगा और जैसे ही टी नॉट टाइम पर आपने की क्लोज करी करंट E by R दिखने लगेगा. This would be the behavior of purely resistive circuit. अब मैंने यह सिचुएशन को सिर्फ इसलिए ड्रॉ करी है कि कंपेयर करना है. कंपेयर यह करना है कि जब इसी सर्किट में हम इंडक्टर कनेक्ट कर देते हैं, ग्रोथ ऑफ इंडक्टर मैं समझा रहा हूं. ग्रोथ ऑफ इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टर एंड रेजिस्टर इन सीरीज. Inductor and resistor in series. हम अच्छी तरह से जानते हैं इंडक्टर एक ऐसी कॉइल है जैसे हमने सोलेनॉइड के फॉर्म में इस तरह से मूव करा हुआ है. उस कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा और वो इंडक्टर के सीरीज में दिखाई देगा. इस तरह का सर्किट कैसे दिखेगा पहले तो हम यह देखते हैं. यह इंडक्टर कॉइल और यह उसके साथ रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में है और इसके साथ यह कनेक्टेड बैटरी along with an ammeter in order to measure the current along with a key. This key, this battery having EMF E, this inductor having inductance L, the resistor R, and here we have got a voltmeter to measure the potential drop across the conductor and resistor. Observe this circuit. This is called a inductor circuit. जिसमें एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है. रेजिस्टर आर इन सीरीज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडक्टर कॉइल का अपने आप जो कॉइल का है, जो मेटालिक कॉइल है, जो कंडक्टिंग कॉइल है, इसी का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा क्योंकि सीरीज में इस तरह से दिखेगा. अब हम कहते हैं एट t equal to 0 tk is closed for this circuit. At t equal to 0 tk is closed. इस t को t इक्वल टू 0 पर क्लोज करा. अब एट एनी इंस्टेंट t जब हम इस की को क्लोज करेंगे
तो यह बैटरी इस सर्किट में करंट पुश करेगी, चार्ज पुश करेगी, और यह इंडक्टर अपने अंदर उस बढ़ते हुए करंट को अपोज करेगा, उसको रोकेगा, उसको फ्लो नहीं होने देगा। इस वजह से क्या होता है जरा देखिए, एट एनी इंस्टेंट टी आई इज करंट इन द सर्किट, किसी भी समय पर सर्किट में करंट आई है, एंड डी आई बाय डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सर्किट। अब हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं, अभी हमने देख लिया है और इस बात को समझ लिया है कि जब इस सर्किट में करंट चेंज होता है, डीआई बाय डी होता है। हाँ बोलो। हाँ इधर ई बाय आर, ई बाय आर, ई बाय आर। देखिए आप ऐसे सोचिए ना कि यदि किसी सर्किट में ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस आर है, तो सर्किट में करंट कितना होता है? Kirchhoff's law, that current is EMF upon resistance। वही हमने लिखा है, the current in the circuit would be E by R। that is maximum current, वो एकदम से डेवलप हो जाएगा। ग्राफ का मतलब यह है कि जैसे ही E को क्रॉस करा, वैसे ही वोल्टमीटर में भी EMF रीड होने लगा E, और एमीटर में भी वैसे ही करंट E by R रीड होने लगा। E को क्रॉस करने पर वोल्ट पोटेंशियल के रीडिंग में और करंट के रीडिंग में कोई टाइम लैग नहीं, कोई समय नहीं लगा, एकदम से सर्किट में करंट डेवलप हो गया। जबकि इधर हम एक दूसरी सिचुएशन देखने जा रहे हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखने जा रहे हैं। क्या देखेंगे कि t इक्वल टू 0 पर आपने E को क्रॉस कर दिया है, मगर t इक्वल टू 0 पर वहां पर करंट फ्लो होना चालू नहीं होगा। ये इंडक्टर अपने अंदर इतनी आसानी से करंट को बहने नहीं देगा, वो उस करंट को धक्का देगा, अपोज करेगा, फ्लो नहीं होने देगा। वो बैटरी को ताकत लगानी पड़ेगी उस करंट को फ्लो करने के लिए, और धीरे धीरे इस इंडक्टर में करंट बढ़ेगा। वह चीज अभी हम कंक्लूड करने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से किसी भी इंस्टेंट पर यदि इस सर्किट में करंट आई हो गया और उस इंस्टेंट पर डी बाय डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सर्किट, तो उस इंस्टेंट पर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस इंडक्टर कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और वह ईएमएफ इंड्यूस होता है माइनस एल डी आई बाय डी टी। वह इस इंडक्टर कॉइल के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब मैं Kirchhoff's लॉ अप्लाई करता हूं, केवीएल वोल्टेज लॉ। इस पूरे लूप में पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करूंगा। E is EMF for the battery, while EMF generated, induced EMF generated as E in the inductor coil, while potential drop across resistance is IR, and this is Kirchhoff's voltage law, KVL। यह E ऐसा का ऐसा ही लिख रहा हूं। इंड्यूस ईएमएफ की जगह माइनस एल डी आई बाय डी टी माइनस आई आर
is equal to 0. This is the differential equation that would hold for the circuit. मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता हूं. E माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. 1/L dt is equal to di upon E minus IR. I can rearrange this equation in this manner. Now I will integrate this equation, this rearranged differential equation on both the sides. बड़े ध्यान से देखिए कि किस तरह से KCL बनाया गया. E is EMF of the battery, induced EMF across the inductor, potential drop across the resistor is equal to 0. E induced EMF ऐसे ही closed loop में potential drop is 0. EMF induced की जगह माइनस LDI by dt, तो इसके पहले हमने इंडक्टर के लिए स्टडी करा है, वो चीज रख दी. भैया माइनस LDI by dt इधर आ गया, माइनस IR इक्वल टू दिस. एल नीचे आया, dt ऊपर गया, रीअरेंज कर दिया. And now I am integrating it on both the sides. 1/L is a constant. So 1/L integral of dt is equal to integral of di upon E minus IR. We shall identify and put the limits. T इक्वल टू 0 पर हमने की को क्लोज करा है और उस समय पर करंट 0 है. T इक्वल टू 0 पर हमने की को क्लोज करा है और उस समय पर करंट 0 है. While at any instant t, I is current in the circuit. किसी भी टाइम t पर सर्किट में करंट I है. Let's integrate this. 1/L dt का इंटीग्रल है t from 0 to t is equal to minus 1/R ln of E minus IR from 0 to I. dt का इंटीग्रल t di upon E minus IR minus 1/R ln of E minus IR माइनस R/L ऊपर ले आता हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू ln ऑफ E minus IR माइनस ln ऑफ E. I की जगह अपर लिमिट I, लोअर लिमिट 0. माइनस R/L into T is equal to ln of E minus IR upon E. और
e to the power minus r by L into t is equal to 1 minus I r by e, और I r by e is equal to 1 minus e to the power minus r by L into t, और current I is E by R into 1 minus e to the power minus R by L into t. हम कहते हैं E by R is I naught. This is peak current, and R by L or L by R is equal to tau. L by R is denoted by tau. It's termed as time constant of LR circuit. And I will finally rewrite it as current in the circuit is I naught into 1 minus e to the power minus of p by tau. Now, a very interesting thing to observe is at t equal to 0 जो आपने सर्किट क्लोज करा, t equal to 0 पर e to the power minus t by tau is 1. 1 minus e to the power minus t by tau is 0, and current in the circuit is 0. जरा सोचिए, जब आपने टी को क्लोज करा तब सर्किट में कोई करंट नहीं है. While at t approaches infinity, जैसे जैसे t की वैल्यू इंफिनिटी पर जा रही है, e to the power minus t by tau would approach 0 and I would approach I naught which is equal to E by R. मतलब करंट को मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा. मैं इस चीज को जरा ग्राफिकली बनाता हूं और आप किसी समय उसे फिर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट से कंपेयर करके देखो. मैं इस जगह पर पोटेंशियल वर्सेस टाइम प्लॉट करता हूं और इस जगह पर मैं प्लॉट करूंगा करंट वर्सेस टाइम.
पोटेंशियल वर्सेस टाइम, जीरो टाइम पर जैसे ही आपने स्विच ऑन करा, की को जैसे ही क्लोज करा, वहां पर ईएमएफ की रीड होने लगेगा। ईएमएफ तो वहां पर एकदम जैसे ही की को क्लोज करा वैसे के वैसे ही रीड होने लगेगा। जबकि करंट के साथ क्या होगा, करंट एकदम से रीड नहीं होगा। करंट जीरो टाइम पर जीरो ही रहेगा और वह इस तरह से वो करेगा। It would take infinite time to take its final value. करंट की फाइनल पीक वैल्यू होने में उसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा। फाइनली करंट ई बाय आर ही हो जाएगा, जैसा प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में था। मगर उस ई बाय आर को की वैल्यू टच होने में प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में एक ही स्टेप में टच हो गई थी जैसे ही की को क्लोज करा। मगर इस इंडक्टर सर्किट की वजह से करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है और धीरे धीरे बढ़ते हुए इनफाइनाइट टाइम के बाद वह अपनी पीक वैल्यू ले रहा है। सच ग्रोथ इज टर्म्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ करंट। दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ करंट। यह इंडक्टर का नेचर है कि वह एकदम से अपने अंदर करंट को बड़ी आसानी से बढ़ने नहीं देता। हम इधर से कुछ बातें और भी कंक्लूड करते हैं। ये जो L बाय आर है, ये जो L बाय आर है, इट्स टाइम कांस्टेंट। L बाय आर जिसको हम टाइम से नोट कर रहे हैं, इट्स टाइम कांस्टेंट। इधर से हम इंडक्टर की एक और यूनिट कंक्लूड कर सकते हैं। दिस L वुड बी गिवन ऑल्सो इन ओम सेकेंड। R would be in ohms, tau would be in seconds, L would be in ohm second. So 1 Henry is also equal to SI unit of R is ohm and SI unit of tau is seconds. 1 ohm seconds. And here we also conclude an additional unit of coefficient of self-inductance. हम कहते हैं ओवर वन टाइम कांस्टेंट, ये जो L बाय आर जो कि टाइम कांस्टेंट है, एक फिक्स टाइम होएगा। If P is equal to tau, that is L by R, इधर मैं रख देता हूं I is equal to I naught into 1 minus e to the power minus 1, or this I would be equal to 0.63 times of I naught. Over one time constant, current would be 63% of its peak value.
ध्यान रहे 1/e is 0.37. E is 2.51 something. Our one-time constant current would grow by 63% of the peak value. Try to understand the difference between pure resistive and pure इंडक्टिव सर्किट. प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ऐसा होता, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में एकदम से करंट बढ़ जाता और गायब हो जाता, जबकि इंडक्टिव सर्किट में करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है और वह इस तरह से एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है. इसी तरह से करंट यदि कम करेंगे तो एकदम से कम होने के बजाय इंडक्टिव सर्किट में धीरे धीरे करंट कम होगा. धीरे धीरे इंडक्टिव सर्किट में करंट कैसे कम होगा उससे हम समझेंगे डीके ऑफ इंडक्टिव सर्किट. पहले इसे ध्यान से देख लीजिए.